Hello dear learners, how are you all? I do hope that you all are doing very well. मैं एक बार फिर आपके सामने आपके अपने चैनल द मास्टर नेहरा सर में एक और इंडियन इकोनॉमी की क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। क्लास 4 के अंदर हमने महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना के स्टेटस दिए जाने के बारे में इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया है। आज हम बिल्कुल डिटेल में महारत्ना स्टेटस कैसे मिलता है, नवरत्ना स्टेटस कैसे मिलता है, मिनी रत्ना स्टेटस कैसे मिलता है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, कितनी महारत्ना जो स्टेटस वाली इंटरप्राइजेज हैं वो अपने यहाँ है, कितनी नवरत्न स्टेटस वाली इंटरप्राइजेज अपने यहाँ हैं, वो भी हम करेंगे और मिनी रत्ना भी रहेगा। तो आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम महारत्ना के बारे में बात करेंगे। महारत्ना स्टेटस यानी कि सबसे बड़ा स्टेटस जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी कंपनी को दिया जाता है, यानी सभी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में होड़ लगी रहती है कि वो महारत्ना स्टेटस को हासिल कर ले। तो अभी जब हम महारत्ना स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कंडीशंस को जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस कंपलसरी होनी चाहिए कि महारत्ना स्टेटस मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्थ की, यानी कि कुल आय कितनी होनी चाहिए। नेटवर्थ की जहाँ तक बात की जाए तो नेटवर्थ लास्ट 3 ईयर्स में काउंट की जाएगी, यानी लास्ट 3 ईयर्स में मोर देन 15,000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। यू कैन राइट ₹15,000 करोड़। और जो भी मैं अभी मेंशन कर रहा हूं आप बस इतना रखिएगा, ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, वित्त वर्षों में 15,000 से ज़्यादा करोड़ का अगर कोई कंपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज प्रॉफिट नेटवर्थ यानी कि कुल आय रजिस्टर कर रही है तो उसको महारत्ना का स्टेटस दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे नेट टर्नओवर की। नेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, और टर्नओवर आपको पता होगा, टर्नओवर होता है कि कुल उसको आय कितनी हो रही है, इनकम कितनी हो रही है। और ये इनकम अगर हम देखें तो 25,000 करोड़ रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया लास्ट 3 ईयर्स हम इसमें काउंट करेंगे, ₹25,000 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स और ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। 3 वित्त वर्षों की मैं बात कर रहा हूं तो ये 25,000 करोड़ होना चाहिए। अब जैसे हमने नेट वर्थ और नेट टर्नओवर की बात कर लिया, उसके बाद में एक जो इंटरप्राइजेज या कोई भी इंडस्ट्री होती है उसको टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे कर देने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है वो कितना होना चाहिए। जो कंपनी के पास उसका नेट प्रॉफिट बचता है वो टैक्स देने के बाद में बचता है, आफ्टर पेइंग टैक्स। आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, अगर बना रखे हैं तो अपडेट करिए। बिल्कुल स्टीक और इन्फॉर्मेटिव क्लास ये रहने वाली है। देखिए, नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद में जो आय किसी भी कंपनी के पास बचेगी वो नेट प्रॉफिट में आएगी, और ये रहेगा 5,000 करोड़ रुपीज़, 5,000 करोड़ रुपीज़ इन लास्ट 3 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी एस्पिरेंट को, लर्नर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लिया है, समझ लिया है। आगे की कंडीशन क्या रहेगी, देखिए, जब कभी भी महारत्ना कोई कंपनी हम बनाते हैं तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि वो नवरत्ना स्टेटस वाली होनी चाहिए। उसका स्टेटस कितना क्या होना चाहिए आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस उसका होना चाहिए नवरत्ना, नवरत्ना।
और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ आप लिख लीजिए लिस्टेड कहाँ होनी चाहिए, लिस्टेड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, यानी वहाँ उस सूची में डली हुई होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो रहता है ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, यानी वैश्विक उपस्थिति उस इंटरप्राइज ने दर्ज करवा रखी हो। तो ये हुई हमारी कंडीशन, नेटवर्थ, नेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, स्टेटस, लिस्टेड और प्रेजेंस किस तरीके का होना चाहिए वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि महारत्ना होने का बेनिफिट क्या होता है और सभी इंटरप्राइजेज में इसके लिए दौड़ क्यों लगी हुई है। देखिए उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो 15% ऑफ नेटवर्थ, देखिए ज़रा आप साथ साथ रिवाइज कीजिए कि नेटवर्थ मैंने कितनी बताई, नेटवर्थ मैंने 15,000 करोड़ बताई। तो नेटवर्थ का 15% कोई भी प्रोजेक्ट में वो कंपनी यानी महारत्ना लगा सकती है। नेटवर्थ ऑफ 15% ऑफ नेटवर्थ इन एनी प्रोजेक्ट, ये आप समझ लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या ये इंडिया के अंदर होता है या फॉरेन कंट्रीज में होता है, तो आप दोनों लिख लीजिए इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया, इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के अंदर भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आगे इसको एक और बेनिफिट क्या है, जो नेटवर्थ है उसका 30% किसी भी जो ये इसने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 30% ऑफ द नेटवर्थ इन ऑल प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट से समझ लीजिए कि कोई भी जो फील्ड है उसके अंदर ये महारत्ना जो कंपनी है वो अपनी नेटवर्थ का 30% सभी के अंदर कर सकती है। अगर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ये कंपनी स्टार्ट करना चाहे या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे केवल एक के अंदर, तो वो 15 रहेगा, और एक से ज़्यादा है या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें 30% रहेगा। और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, इन ए ईयर, यानी 1 साल का रहेगा। ये भी 1 साल का रहेगा और ये भी 1 साल का ही रहेगा। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सेकंड, जो इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 10%, यानी नेट प्रॉफिट का अगर मैं 10% देखूं तो कितना बन रहा है अपना 500 करोड़ रुपीज़। तो ये क्या कर सकती है, मैं 10% भी आपके लिए राइट डाउन कर सकता हूं। देखिए 10% या फिर 500 करोड़ रुपीज़ ब्रैकेट में लिख लीजिए, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में या इंटरप्राइजेज में या प्रोजेक्ट में किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रोजेक्ट, इन एनी प्रोजेक्ट, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताई, नो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आई एम राइटिंग हियर विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल।
आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। इस तरीके से कन्वेंशनल वे से पढ़ने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि मैं आपकी स्पीड के साथ मैच कर सकूं, आप मेरे साथ नोट्स बना सको, आपको वीडियो स्लो करने की, पॉज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। लेकिन फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिवाइंड करें, बैक करें, दोबारा देखें, तो चीज़ें आपको बेहतर क्लियर रहेगी। अब देखिए, मैंने आपके सामने कल एक पॉइंट रखा था जब हम महारत्ना स्टेटस के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे थे, तो मैंने बताया था कि महारत्ना जो स्टेटस है कंपनीज का वो 2010 में स्टार्ट हुआ। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ ये भी मैंने आपको बताया था। आप ज़रा रिकॉल कीजिए, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर होगी, क्योंकि मैं जो कुछ भी करवा रहा हूँ वो लास्ट वीडियो से लिंक्ड होकर के करवा रहा हूँ। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है सो प्लीज़ वॉच दैम फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने बताया कि 2009 में इसका अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन 2010 में महारत्ना स्टेटस कंपनीज को दिया गया या वो इस्टेब्लिश हुआ। उसमें 2010 यानी 10 अपनी महारत्ना कंपनीज थी। आज के समय में अपनी 11 महारत्ना कंपनी है। तो मैं एक एक करके आपके सामने इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो इंटरप्राइज है वो है ONGC। ONGC, आप इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिक्स में से अगर क्वेश्चन आए तो इस पॉइंट में से क्वेश्चन या इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये एक महारत्ना स्टेटस वाली कंपनी है। सेकंड है IOCL। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे टाइम बचेगा अपना। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड है CIL। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। C मीनिंग कोल, I मीनिंग इंडिया, L मीनिंग लिमिटेड। फोर्थ है CIL तक आप लिखते रहिए क्योंकि मैं आपके सामने ये चीज़ें रिपीट करता रहूँगा। आगे है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब आप समझ लीजिए, थर्मल अगर वर्ड वहाँ आया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, कोल से जुड़ा हुआ होगा। फिफ्थ है सेल। सेल, अब सेल देखिए, स्टील A2 अथॉरिटी, I2 इंडिया, L2 लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्स्थ है BHEL, भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। आप बस इसकी, मैं तो ये कहता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें लर्न रहे, क्योंकि लिखने के बाद भी हमें लर्न नहीं होता है। आप क्लासेस अच्छे से वॉच कीजिए और आपको बेहतर समझ में चीज़ें आएगी। उसके बाद देखिए गेल। G, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। उसके बाद में 8th नंबर BPCL। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट
HPCL। अब HP के पेट्रोल के बारे में आपने सुना होगा तो वही है, भारत पेट्रोलियम के बारे में भी आपने सुना होगा तो वही है। आप बस इनको याद रखिएगा। HP का पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसकी फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10 PGCIL मीनिंग पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। PGCIL, P पावर, G गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि 2010 के अंदर 10 अपनी महारत्ना स्टेटस वाली कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे पास 11 है। यानी अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसके बारे में ज़रूर आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले नवरत्ना होती थी, अब इसको महारत्ना का स्टेटस मिला है, PFCL। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। पावर फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड। ये इसको फाइनेंस भी बोलते हैं, फाइनेंस भी बोलते हैं, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हुई हमारी 11 महारत्ना स्टेटस वाली इंटरप्राइजेज, या इसको हम क्या बोलते हैं, CPSEs बोलते हैं, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी इनको शॉर्ट में बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लिस्ट बेहतर क्लियर हुई होगी और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप पीछे की क्लासेस ज़रूर देखिए। अपनी क्लासेस में कुछ भी इररेलेवेंट बात नहीं होने वाली है, बिल्कुल टू द पॉइंट हम स्टडी करेंगे, जैसे कि एक रेगुलर क्लास में करते हैं। ऐसा मान लीजिए कि आपने एक बैच खरीद रखा है और उस बैच में बिल्कुल सही बातें हो रही है और आपको सिखाने से ही सब कुछ मतलब रखा जा रहा है। अब आगे देखिए, नवरत्ना, मैंने स्टेटस छोड़ दिया क्योंकि हम नवरत्ना के बारे में बात करेंगे। नवरत्ना स्टेटस। अब ये देखिए, जब हम नवरत्ना स्टेटस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे उसमें 11 थी, इसमें 13 CPSEs रहेंगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि इसमें 13 CPSEs रहेगी, क्योंकि ये हम कल भी कर चुके हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो इसके अंदर 13 नवरत्ना स्टेटस वाली इंटरप्राइजेज है, या आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में कंपनीज हैं। अब देखिए, महारत्ना स्टेटस के लिए कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस को हमने नवरत्ना के लिए, क्योंकि महारत्ना में भी हमने ये कंडीशंस किया था, तो यहाँ भी कंडीशंस हैं, लेकिन उनसे बहुत कम कंडीशंस इसमें मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि महारत्ना बनने के लिए क्या था, नवरत्ना बनना जरूरी है। नवरत्ना बनने के लिए मिनी रत्ना होना जरूरी है। तो कैटेगरी, यानी मिनी रत्ना की 2 कैटेगरीज हैं। मिनी रत्ना की कैटेगरी 1 के अंदर शेड्यूल A का स्टेटस होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, स्टेटस के बारे में अगर मैं बताऊं, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 शेड्यूल A स्टेटस होना चाहिए, शेड्यूल A स्टेटस होना चाहिए, यानी श्रेणी इसकी 1 होनी चाहिए और सूची A के अंदर ये होनी चाहिए। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि मिनी रत्ना ही, वो मिनी रत्ना जो कैटेगरी 1 के अंदर है, उसी को ही हम क्या बना सकते हैं, नवरत्ना में हम लेकर के जा सकते हैं।
अब ज़रा देखिए, सरकार एक MOU लेकर के आती है। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसकी जो रेटिंग है वो या तो एक्सीलेंट हो या वेरी गुड हो। गुड नहीं, या तो वो एक्सीलेंट हो या वेरी गुड हो, और कितने समय के लिए हो, लास्ट 5 ईयर्स के लिए। तो आप ये देख लीजिए, इसमें मैं लिख रहा हूँ हैविंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड, वेरी गुड रेटिंग्स इन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, इन द लास्ट 5 ईयर्स, यानी पिछले लास्ट के 5 ईयर्स में इसकी जो रेटिंग है वो एक्सीलेंट या वेरी गुड होनी ज़रूरी है। अब इसके लिए 6 पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, फैक्टर्स डिसाइड किए गए हैं जो 100 अपने आप में स्कोर करते हैं। उसमें से कम फर्स्ट डिवीज़न इनकी आनी चाहिए, तो यानी फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% इनका आना चाहिए। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, देखिए 60 आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, और किस में से होना चाहिए, इन द 6 पैरामीटर, इन द 6 पैरामीटर्स या फिर फैक्टर्स। यानी आप इसको समझ लीजिए पैमानों में 6 पैमाने हैं। कितने पैमाने हैं, 6 पैमाने हैं, और उन 6 पैमानों का जो स्कोर है वो 100 है टोटल, और 60 उसमें से होना चाहिए। अब वो 6 पैमाने मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहले हम नेटवर्थ की ही बात करते हैं, क्योंकि इंटरप्राइजेज है तो उसकी कुल आय तो ज़रूरी है। नंबर 1, नेटवर्थ के लिए कितने पॉइंट डिसाइड किए गए हैं, 1/4 यानी 25, 1/4 इसमें डिसाइड किया गया है। अब शेयर्स कंपनी मार्केट में लेकर के जाती है, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि प्रति जो शेयर है उससे कितनी अर्निंग्स होनी चाहिए, और जो अर्निंग हो रही है उसके लिए 10 पॉइंट रखे गए हैं। यानी 100 के जो पैरामीटर है उसमें से 10 पॉइंट अर्निंग्स पर शेयर के लिए डिसाइड हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब ये पॉइंट समझिएगा क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक तो प्रॉफिट वो होता है जो टैक्स देने के बाद हमारे सामने आता है, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स गवर्नमेंट को देने से पहले का जो लाभ कंपनी को दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं, एक और वर्ड आपके लिए लिख रहा हूँ, ग्रॉस टर्नओवर। ग्रॉस का मीनिंग होता है टोटल, यानी इकोनॉमिक्स में हम ग्रोस को या टोटल को ग्रोस के तौर पर लेकर के चलते हैं, यानी कि कुल आय या कुल टर्नओवर का कितना पॉइंट मिलता है। इसके लिए 15 पॉइंट डिसाइड किए गए हैं, यानी कि 100 में से 15 पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए डिसाइड हुए हैं। 4th पॉइंट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ लगाते हैं उसको मैन पावर भी बोल सकते हैं। मैन पावर कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन पावर कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ज़रा इसको समझ लीजिए एक बार कि जो हमारी मैन पावर है यानी कि एम्प्लॉयज़ है, लेबर है, उसमें हमें कितना देना पड़ रहा है, और बाद में जो हम कोई भी लेबर लगा करके उत्पाद बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, या इकोनॉमिक्स में इसको कमोडिटी बोलते हैं, उसकी कीमत कितनी है। अब उसका रेशियो क्या है, वहाँ कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखिए ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, एफिशिएंसी, यानी कि एक व्यक्ति कितना यूजफुल है, यूजफुल तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसके लिए
15 पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। तो इन टोटल 35 एंड 30 65 तक हम पहुंच चुके हैं। अब इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी है? इंटरसेक्टोरल आप लिख लीजिए, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक इंटरप्राइजेज है, एक सेक्टर में, किसी भी, चाहे वो सर्विस के सेक्टर में काम कर रही है, प्रोडक्शन के सेक्टर में काम कर रही है, इंपोर्टिंग बिजनेस में, एक्सपोर्टिंग बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है, तो उसी के संदर्भ में कोई और इंटरप्राइजेस है, कोई और कंपनी है, तो इसको बोला जाएगा इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस। अगर इंटर यानी अंतर वर्गीय जो सेक्टर है, जो क्लास है, उसमें उसका प्रदर्शन देखा जाएगा और उसके लिए कितने पॉइंट रखे गए हैं? 20। तो अब हम 85 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब इत्मीनान रखिए, अब हम 100 तक जाने वाले हैं। जो 6th पॉइंट बचता है वो ग्रोस मार्जिन का बचता है, यानी कि जितनी पूंजी हमने लगा दी उसमें से कितना मार्जिन, कितना जो फ़ायदा टोटल हो रहा है, उसका पॉइंट रखा गया। 6th पॉइंट जैसे मैंने बताया, ग्रोस मार्जिन। ग्रोस का मीनिंग टोटल है। ग्रोस मार्जिन एज कैपिटल इन्वेस्टेड, या फिर आप कह सकते हो एम्प्लॉयड, यानी कि जो पूंजी हमने लगाई या जो पूंजी हमने इन्वेस्ट की, ठीक है, उसका मार्जिन का लेवल क्या है, टोटल मार्जिन क्या आ रहा है, हमें उससे बेनिफिट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस पॉइंट को रखा जाता है माइंड के अंदर। और जो रिमेनिंग 15 है वो पॉइंट इसको दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अभी बोर्ड पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एक बार इरेज कर रहा हूं और फिर हम इसके बेनिफिट की बात करेंगे। जो बेनिफिट है नवरत्ना को, वो 15% का दिया जाता है। देखिए, इसके बारे में हल्का सा आपको बता देता हूं। अगर हम एक प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो 15% नेट वर्थ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15% नेट वर्थ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सभी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो ये 30% रहेगा, जैसा कि महारत्ना स्टेटस में हमने किया है। सभी प्रोजेक्ट के लिए कितना रहेगा? 30% रहेगा। देखिए, यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यानी बेनिफिट्स देख लीजिए। लाभ, नवरत्ना स्टेटस मिल जाने के बाद में किसी भी इंटरप्राइजेज या कंपनी को क्या मिलेगा। अब जैसा मैंने बताया कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में नेट वर्थ का 15% लगाया जा सकता है। तो आप लिख लीजिए 15% ऑफ द नेट वर्थ इन अ प्रोजेक्ट। अगर हमें एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम 15% अपना जो कुल आय है उसका लगा सकते हैं। और ज़रूरी बात ये भी बन जाती है कि ये हम कहाँ लगा सकते हैं। ये हम यहाँ लिख लीजिए, इनसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया, दोनों जगह, इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। भारत के अंदर भी ये काम किया जा सकता है कि कुल आय का 15% एक प्रोजेक्ट में लगा दें, और कुल आय का जो 15% है वो भारत के बाहर भी हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये पॉइंट क्लियर किया था कि हम 30% ऑफ क्या कर सकते हैं, 30% ऑफ द नेट वर्थ इन ऑल प्रोजेक्ट्स। अगर हमने सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया
क्योंकि नवरत्ना एक कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अगर सभी में ही हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें और लेकर के उसको आगे बढ़ना चाहें तो हम 30% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महारत्ना में एक लिमिट थी 500 करोड़ की, यानी 10% की, जिसके लिए कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें देखिए अप टू 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अगर नवरत्ना इंटरप्राइज है और वो 100 करोड़ रुपए तक का कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो नो गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो इसके लिए कोई सरकारी अप्रूवल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम इजीली वो कर सकते हैं अगर हम नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनी है। अब देखिए हमने किया था 13 CPSEs, मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम एक साथ वो 13 CPSEs हैं वो कर सकें। ये लिस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से किस कंपनी का स्टेटस नवरत्न है, महारत्न है। मिनी रत्न में से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मिनी रत्न जो है कैटेगरी 1 और 2 में डिवाइड हो जाती है। कैटेगरी 1 के अंदर 62 होती है, कैटेगरी 2 के अंदर 12 होती है। तो आप अब ये कीजिएगा, मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट नवरत्न कंपनी है वो भारत से हम स्टार्ट कर लेते हैं, BEL, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। मैं एक बार फिर फुल फॉर्म आप लिखिएगा, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। सेकंड, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बाद में आता है, आपने एक टेलीफोन कंपनी का नाम सुना होगा जो महानगरीय सेवाएं दे रहा है, जिसको बोलते हैं MTNL। एक तो होता है BSNL और महानगरीय सेवाएं जो BSNL है वही MTNL में तब्दील हो जाता है, यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो आप याद रखिएगा MTNL BSNL का ही बड़ा भाई है, यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो जैसे BSNL है वो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन MTNL सिर्फ महानगरों तक ही सीमित है। उसके बाद देखिए NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। फोर्थ EIL, E मीनिंग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। आप इनकी फुल फॉर्म लिखते रहिएगा क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। आपने हल का नाम सुना होगा, हल, H हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, A फॉर एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल। सिक्स्थ अगर हम बात करें CCIL होगा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर यानी कि जब हम शिपमेंट्स की बात करें, विदेशों में हम सामान भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, और विदेशों से जब सामान मंगवाते हैं तो सबसे आसान और सुगम जो तरीका होता है वो शिप होती है, यानी समुद्री मार्ग से बिल्कुल सस्ता सामान हम मंगवा सकते हैं, कम ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है। तो इसके लिए क्या है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। सेवंथ OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे है NaCl, एट्थ अपना है NaCl, NaCl यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम, इसको कॉरपोरेशन भी बोल देते हैं, इसको कंपनी भी बोल देते हैं, कंपनी लिमिटेड। आगे है फिर न्यू वैली,
जिसको हम बोलते हैं NLC, न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, NLC। आप इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि न्यू वैली इसमें आएगा, मैं लिख देता हूँ न्यू वैली, क्योंकि इसके अंदर वी नहीं दिया है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन न्यू वैली आएगा। और ये कोयला है लिग्नाइट, न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। सी या तो कंपनी में आप ले लीजिए या वो कॉरपोरेशन रहेगा। ओके, तो आप याद रखिएगा ये सी के अंदर यहाँ पर ये जो है कंपनी है और यहाँ पर ये जो सी है वो कॉरपोरेशन है। आगे हम बात करते हैं NMDC। NMDC मीनिंग नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उसके बाद में रिनल, रिनल मीनिंग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रिनल, R फॉर राष्ट्रीय, I फॉर इस्पात, N फॉर निगम, L फॉर लिमिटेड, यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आगे आता है रैकल, रैकल का मीनिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रैकल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। R फॉर रूरल, E फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, C फॉर कॉरपोरेशन, L फॉर लिमिटेड। फिर आगे आता है SCIL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCIL, 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 शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCIL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए हमने 13 CPSCs लिखे हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज लिखे हैं, और 13 की लिस्ट हमने आसानी से कर ली है। देखिए इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ एक ये न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन आप लिखिए, उसके बाद ही सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब आप नहीं लिखोगे तो माइंड को स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और फिर आपको चीज़ें बेहतर लर्न होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर 2 बार भी आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, शुरू से लेकर के पूरी क्लास देख लेते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स भी बनाएं और साथ साथ में आप वीडियोज़ को एंड तक वॉच करें। अभी अपना एक स्टेटस वाली कंपनी रहती है, वो है मिनी रत्ना स्टेटस, मिनी रत्ना स्टेटस। अब मिनी रत्ना स्टेटस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, हम 2 कैटेगरी लेकर के चलते हैं, मिनी रत्ना स्टेटस। इसके अंदर 2 कैटेगरी हम लेकर के चलेंगे। कैटेगरी 1 जिसके अंदर 62 इंटरप्राइजेज हैं, और कैटेगरी 2 जिसके अंदर 12 इंटरप्राइजेज हैं। तो मिनी रत्ना स्टेटस में कितना लेकर के चलूँ? 74 CPSCs, सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज, 74। अभी हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 62 इंटरप्राइजेज हैं। कितनी इंटरप्राइजेज हैं? 62 इंटरप्राइजेज हैं। अब ये जो 62 इंटरप्राइजेज हैं, इनके नेम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस कंडीशंस पर इनको ये स्टेटस मिलता है। कंडीशंस देखिए, कोई भी अगर इंटरप्राइज की हम बात करें तो एक प्रॉफिट वाला पॉइंट हमेशा सामने आता है। इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। कंटिन्यूअस प्रॉफिट होना चाहिए,
कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो मेंशन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रॉफिट में होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों में कंटिन्यूअस जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए। या फिर 30 करोड़ जो आप एक प्री टैक्स अमाउंट हम लेते हैं, 30 करोड़ जो प्रॉफिट है वो विदिन 3 ईयर्स का होना चाहिए। प्री टैक्स अमाउंट हम इसमें लेंगे, देखिए 30 करोड़ रुपीज़, 30 करोड़ प्री टैक्स प्रॉफिट, प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए। और प्री टैक्स प्रॉफिट आप देख लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इन अ ईयर होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए। और कब होना चाहिए? विदिन 3 ईयर्स। इस पॉइंट को ज़रा समझ लीजिएगा, मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, यानी कि 30 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को देने से पहले लाभ होना चाहिए, और किसी भी 1 साल में होना चाहिए 3 सालों के दौरान, और किसी भी 1 साल में होना चाहिए 3 सालों के दौरान, और इसकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। एंड शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, पॉजिटिव नेटवर्थ, यानी कि आप ऐसा कह लीजिए कंपनी घाटे में नहीं होनी चाहिए। कंपनी ने जो उसकी जितनी कीमत या जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे प्लस उसके पास होना चाहिए, उसको पॉजिटिव नेटवर्थ में हम काउंट करेंगे। अब ये कंपनी क्या कर सकती है? देखिए 500 करोड़ या 100% ऑफ नेटवर्थ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये बस एक कंडीशन है, इसको 3 कंडीशन में भी आप काउंट कर सकते हो, मैंने एक साथ लिख दिया है बस। यानी कि लगातार प्रॉफिट हो 3 सालों तक, या 30 करोड़ का प्रॉफिट हो 3 सालों में से किसी भी 1 साल, या इसके इन दोनों के साथ साथ में एक कंडीशन ये भी होनी ज़रूरी है कि उसके पास पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। अब जो कोई भी ये नवरत्न, मिनी रत्न, ये जो भी कंपनीज होती है स्टेटस वाली, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यानी रुपीज 500 करोड़ या फिर 100%। अब ये देखिए 100% क्या है, या तो वो 500 करोड़ कर ले, या अपनी कुल आय का 100%, यानी उसने जो नेटवर्थ कमाया है वो पूरा नेटवर्थ वो कहाँ किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यानी उसको निवेश में डाला जा सकता है। और कैसे? विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल्स, यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना अप्रूवल के ही ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए दूसरी कंपनी के साथ, मिनी रत्ना कंपनी किसी और दूसरी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर कर सकती है। अब एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, यानी जॉइंट वेंचर, बस इतना समझ लीजिए, जॉइंट वेंचर से आपको क्लियर होगा। वेंचर का मीनिंग समझिए, यानी कि इकोनॉमिक्स में अगर हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जोखिम होता है। तो पैसा लगा करके, पूंजी लगा करके जो जोखिम का सामना करना पड़ता है उसको वेंचर का नाम दिया जा सकता है। तो ये इसका मीनिंग हुआ कि जो जॉइंट वेंचर है वो लगाया जा सकता है। देखिए अगला पॉइंट, कैन सेट अप सब्सिडायरीज। सब्सिडायरीज का मीनिंग हुआ कि ये जो मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस या कैटेगरी 1 वाली जो कंपनी है वो अपने से छोटी कंपनीज को इस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर ओवरसीज, इसके साथ साथ में ओवरसीज, ओवरसीज का मीनिंग विदेश में ऑफिसेज बना सकती है, ऑफिसेज का
इस्टेब्लिशमेंट भी ये कर सकती है। तो ये हमने कैटेगरी 1 के बारे में स्टडी किया। अब बिल्कुल 2 पॉइंट रहते हैं जो कैटेगरी 2 के बारे में इम्पोर्टेंट है। आप बने रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बेहतर क्लियर हो रही होंगी। तो आप अगर अभी तक चैनल को या चैनल से पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ रहेंगे, डेली अपडेट रहेगा। अभी हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपने पॉलिटी की वीडियोज़ वॉच नहीं करे हैं तो प्लीज़ जाइए वॉच कीजिए। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है, पूरा कोर्स मैं लेकर के चलूँगा। और ऐसा नहीं कि जो दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं सिर्फ अट्रैक्शन लेने के लिए, सिर्फ मनी माइंडेड होकर के, या सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को करवाते हैं और सेशन बड़ा ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरा सबसे प्राइम जो मोटो है वो आपकी सफलता है, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी है और आपके समय का सदुपयोग करना है। कैटेगरी 2, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैटेगरी 2 के अंदर कितनी CPSCs हैं? 12 CPSCs हैं, यानी कि 12 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इसके अंदर आती है। इसमें बस एक सिंपल सी बात रखी गई, कंडीशंस में हम बात कर लेते हैं। यानी कि इसकी कंडीशन क्या है? इसके सामने सिर्फ एक कंडीशन है, क्योंकि कैटेगरी 2 की है, कि 3 इयर्स में, लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूस प्रॉफिट इसके सामने आना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस प्रॉफिट इन लास्ट 3 इयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों में लगातार लाभ या प्रॉफिट दर्ज होना चाहिए। और एक और इसका बेनिफिट देख लीजिए, यानी इसके मैं अगर बेनिफिट की बात कर लूँ तो क्या है, फ़ायदा क्या मिलेगा? बस एक ही प्रॉफिट है। मिनी रत्ना स्टेटस वाली जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए 3 इयर्स तक। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, ₹300 करोड़, ₹300 करोड़, या फिर उसमें हमने 100% ऑफ नेटवर्थ किया था, इसमें हम 50% ऑफ नेटवर्थ लेकर के चलेंगे। 50% ऑफ नेटवर्थ का जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल्स। बस ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो अपनी महारत्ना स्टेटस वाली कंपनी है, नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनी है और मिनी रत्ना स्टेटस वाली कंपनीज हैं, उनको कर लिया है। इससे बाहर अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में, तो बाहर नहीं जाने वाला है। बिलीव मी, आप चेक कर सकते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी भी आप चेक कर सकते हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने सारी क्लासेस प्रेजेंट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर टाइम एंड द वैल्यूएबल टाइम you have given to me, to your class. Thank you very much. Have a nice day.